So simple, what is direction ratio? Direction ratios, or you can say DR. It is simplest ratio of direction cosine. Direction ratio is simplest ratio of direction cosine. मान लो अगर तुम्हारा L M N ये तो डायरेक्शन कोसाइन होता है, अगर इसकी वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1/2 एंड और एक और हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को क्या ऐसा कर ले 1/√3 और 1/√3 कर। दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन। इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 1 1, यही सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये जो है यही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज होगा। डायरेक्शन रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है सम स्क्वायर का सम 1 यहाँ पर नहीं होगा। लाइक अगर A है तुम्हारा 3 4 5 है और B है 8 9 11 है, तो इस जगह अगर तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, डायरेक्शन रेशियो, सो डायरेक्टली जो वैल्यूज आएगा मीन्स 8 - 3 5, 9 - 4 5, 11 - 5 6, यही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। दिस विल बी योर डायरेक्शन रेशियो। बट जब डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस तो वो डिफरेंट आएगा। वो कैसा आएगा, वो आएगा 5/50 + 36 86, 5/√86 हो जाएगा, 5/√86 हो जाएगा एंड 6/√86। ये तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आएगा? हाँ सर। हाँ सर। तो आपको 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ही तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज दे देगा। सर आपका माइक बंद। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 3 4 8, ये हमारा पॉइंट है। और बी पॉइंट है 8 9 एंड 13। तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, तो क्या होगा डायरेक्शन रेशियोज? 4 5 5। क्या होगा? 1:1:1। वेरी गुड, 1:1:1 होगा आई थिंक।
ये 5, ये भी 5, ये भी 5, तो 5 5 5 होता ना, तो 5 को बाहर निकाल दिया, so 1:1:1, दिस इज योर सिंपलेस्ट रेशियो, यही तुम्हारा सिंपलेस्ट रेशियो है। हाँ, तो so now direction cosine and direction ratio सबों को क्लियर हो गया। So you can directly say what is direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, किसी कोई एक्सप्लेन कर सकते हो, छोटा सा पॉइंट, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, एनीवन कैन एक्सप्लेन। सर यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। वेरी गुड, इट इज द कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर along x, y and z axis, component of unit vector along x, y and z axis, यही तुम्हारा जो है डायरेक्शन कोसाइन है। और डायरेक्शन रेशियो इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। सो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ज्यादा कोई डिफिकल्ट पार्ट है नहीं इसको। और एक और पॉइंट हो गया डायरेक्शन कोसाइंस में, एल एम एन यदि है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यूज 1 हो जाएगी। ये पॉइंट है।
जो इसके बाद की बात करें, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन से। इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले ये सारा का सारा हम लोग कर लें, फिर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन, जितने भी लाइन के इक्वेशंस थे वो सब के सब प्लेन के इक्वेशंस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक फर्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अगर ये कहते हो तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये। इवन कि हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस डी कहते हैं इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ प्लेन। 2x प्लस वाई plus 3 equation of plane, all are equation of plane, not equation of line। तुम स्ट्रेट लाइन में जो ये लिखते थे इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते थे। बेसिकली कुछ चीजें वहां पर छुपी हुई थी, अंडरस्टूड थी, जो तुम्हें बताया नहीं गया। जब भी 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 कहते हो, इट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये। क्योंकि सर उसमें 0 z भी होता है ना। हाँ, इसमें z इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये मतलब प्लेन सर z का कैसा होगा? कोएफिशिएंट 0। हाँ, इसका इक्वेशन एक्चुअल में कैसा डायग्राम होगा आप देख सकते हो। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर -3 कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा हम लोगों को ड्रॉ करना। ये x, ये y, और ये डायग्राम कुछ तुम्हारा इस तरीके से, ये जो है इधर नीचे की ओर भी जाएगा। तो ये तुम्हारा डायग्राम होगा इस ये प्लेन का, इनफिनाइट बोथ साइड ये जाएगा, इस तरीके का ये प्लेन बनेगा। इधर भी आगे भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर ही स्टॉप हो जाएगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा। यू कैन से इधर भी बढ़ता जाएगा, इनफिनाइट शीट होगा ये इस तरीके का। सो दिस इज योर प्लेन जो 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है। क्या समझ पा रहे हो? क्लियर है ये? दिस इज योर प्लेन। सो ऑल द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हाट यू लर्नड इन 2 डायमेंशन, it is actually equation of plane. So all the formula of straight line will be valid in plane. All the formula of straight line is valid in plane. So हम लोग इसको और थोड़ा आगे बढ़े। इसको समझ में आया सब लोगों को? इसको मैं रब करता हूँ। सर z का कोऑर्डिनेट लेके प्लेन बताओ ना। z का की वैल्यू डाल के प्लेन कैसे होगा वो बताओ ना। एक एग्जाम्पल बोलो, कौन सा जानना चाहते हो? सर मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, ये कर लेते हैं। हाँ सर ठीक। ये जो बना इसी को आगे एक्सटेंड कर देना, बोथ साइड्स हो जाएगा प्लेन। तत्काल मैं इतने पार्ट को ही दिखा रहा हूँ, बोथ साइड्स, ऑल साइड्स में ये एक्सटेंड हो जाएगा। अभी मैंने इसे सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में दिखाया है। समझ में आया? तो अगर कोई भी प्लेन है, ये मान लो ये प्लेन हमने ये बनाया, ये प्लेन, व्हाट इज जेड ए बी सी। यहाँ जो ए
बी सी है, ये क्या है? इट इज द डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है? ये है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ये नॉर्मल टू प्लेन का डायरेक्शन है, यानी कि ये डायरेक्शन है। इसको हम लोग प्लेन के केस में एन वेक्टर कहते हैं, यानी वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो एन होगा। नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, यानी एन अगर बोलोगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। कहीं दिक्कत होगी तो पूछते जाना। एन वेक्टर ये होगा। तो अब आप देख सकते हो एन वेक्टर यदि ये है, सो व्हाट इज एन वेक्टर या ए बी सी? यहां पर जो बना वो ए बी सी क्या है? ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। ये क्या है? एक लाइन है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल यानी ये इस प्लेन पे जो नॉर्मल होता है, प्लेन का नॉर्मल होता है ना, वेक्टर है प्लेन। सो ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है। वेक्टर के फॉर्म में बोलोगे तो एन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। सो कभी भी अगर तुम्हें दिया हुआ हो ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0, और पूछ ले व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, व्हाट इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा भी पूछ सकता है। द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या बोलोगे? वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। बताइए क्या होगा? श्रेयस बताओ। सर वो डॉट प्रोडक्ट होगा ना? वेरी सिंपल, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बस इतना ही हो जाएगा। हमें वेक्टर बताना था, कौन सा वेक्टर, यानी n बताना था। ये n वेक्टर कोएफिशिएंट ऑफ x y z, वही तुम्हारा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। सर मतलब मुझे ये समझ रहा है बट इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ ना, उसको क्लियर करता हूँ। तुम पहले नोट करो, फिर मैं वो भी क्लियर करता हूँ। व्हाई इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बताता हूँ। क्योंकि नॉर्मली दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में रहा तो अपन उसको क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं ना। हाँ हाँ, तो फिर इधर लाइक कैसे, मतलब वो समझ नहीं आया मुझे। चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, तुम इसे हाँ। नोट करो। पहले पहले रट्टा मारने वाला बात होता है, फिर उसके बाद समझना होता है। तो पहले रट्टा मार लीजिए, ये होता है, उसके बाद मैं समझा तो दूंगा ही कैसे होता है। हो गया सर। हो गया? ठीक है। क्यों ये ABC नॉर्मल टू द प्लेन है? तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक प्लेन लेते हैं, ये प्लेन, और मान लिया ये n वेक्टर है, और ये n जो नॉर्मल है वो मान लिया है हमने AI प्लस BJ प्लस C के वेक्टर है। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना, ये हमें पता नहीं है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है। और ये जो प्लेन है ये किसी पॉइंट A से पास होता है, ये किसी पॉइंट A से पास होता है, और वो पॉइंट है x1 y1 z1 पॉइंट है। ये किसी पॉइंट A से पास होता है, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? x1 y1 and z1 पॉइंट। सो नाउ लेट इट इज पॉइंट P। हम लोग किसी भी का भी इक्वेशन निकालते हैं तो लोकस से निकालते हैं, दैट इज राइट ना। सो इस पॉइंट P को वेरिएबल पॉइंट मानते हैं x
वाई जेड। ए पॉइंट फिक्स है, पी वेरिएबल पॉइंट है, सो लेट प्लेन passes through, let plane passes through A, और A point है x1, y1 and z1. Let plane passes through A, x1, y1, z1. Take a variable point. Take a variable point. P. और ये P पॉइंट यहाँ पर हर जगह हम लोग कुछ और मानते थे, यहाँ पर डायरेक्ट ही एक्स वाई जेड मान सकते हैं ये 3D में वेरिएबल पॉइंट। देन लोकस ऑफ P विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये अगर वेरिएबल पॉइंट है तो ये P का जो लोकस होगा वही तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन का वेक्टर क्या है? ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या है? ये एन वेक्टर है, राइट। सो क्या आप एपी वेक्टर निकाल सकते हो? क्या एपी वेक्टर क्या होगा? निकाल सकते हो? बताओ व्हाट इज एपी वेक्टर? x minus x1 I cap, y minus y1 j cap, z minus z1 k cap. y minus y1 j cap, J cap. z minus z1 k cap। हाँ और n वेक्टर भी पता है। p कभी कहीं भी मूव करे, p कितना भी मूव करेगा प्लेन में, तो n के तो परपेंडिकुलर ही होगा। हाँ whatever be movement of p, because p always moves in the plane, so p ap और n वेक्टर जो है ये दोनों always perpendicular, so ap n and ap are always perpendicular whatever be the movement of p in the plane। so आप कर पाओगे ap वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, ap वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। करके देखो क्या बनता है। ap डॉट n को 0 करो, n तुम्हें पता है, बताओ क्या आंसर है, क्या आंसर आएगा? x equals to x1, y equals to y1, z उसको जरा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए, कांस्टेंट को अलग कर लीजिए। x1 y1 z1 तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो x y z ही होता है। तो उसको परफेक्ट फॉर्म में लाए। क्या आएगा? you will get ax plus by plus cz, then minus of ax1 ब्रैकेट में है by1 plus cz1। क्या सही है? हाँ सर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ax plus by plus cz तो आ ही गया, d की वैल्यू कितनी आई? d तो एक कांस्टेंट था ना, सो d का वैल्यू आया है आपका माइनस ax1 ब्रैकेट्स में है by1 प्लस cz1, यही है d का वैल्यू। तो क्या ऑब्जर्व किया? ये कन्वर्ट हो गया जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन था
जहां पर कि ए बी सी जो कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, यही तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन का डायरेक्शन है। क्या कोई दिक्कत है? समझ में आया ईसा? हाँ सर, समझा। तो यू कैन से इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये है। और सेकंड जो अभी बताया उसको सेकंड बोल दो। सेकंड वाला जो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड इट्स नॉर्मल, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर दो बातें यहाँ पर है, इसको रब करें। हाँ सर। तो सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू any point A and it is x1, any point A x1 y1 z1, equation of plane passing through A x1 y1 z1, equation of plane passing through A x1 y1 z1, direction ratio of normal to plane is A B C, ये डायरेक्शन रेशियो। सो अभी इसका इक्वेशन हमने फॉर्म किया। ये कैसा होता है? A x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। ये इक्वेशन होता है अगर नॉर्मल और एक पॉइंट दिया हुआ है। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। एक मिनट सर। हो गया सर। Third, find equation of plane passing through A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2. Find equation of plane passing through this. Plane is parallel to
to line, plane is parallel to line having direction ratios A, B, C। अभी का सिचुएशन क्या है? अभी का सिचुएशन है कि ये प्लेन है और यहां पर दो पॉइंट दिए हुए, एक ए पॉइंट दिया हुआ है दैट इज x1। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। It is A, x1, y1, z1, and let it is B, x2, y2 and z2। और एक लाइन है जो लाइन इसके पैरेलल है। मान लो यहां पर एक लाइन है और इस लाइन का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो लाइन का डायरेक्शन हम लोग m से डिनोट करते हैं। m को क्या बोलेंगे? m के डायरेक्शन को बताओ। m का डायरेक्शन क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ना, अगर इसको i j से मल्टीप्लाई कर दो, a I कैप b j कैप प्लस c k कैप कर लो तो ये m वेक्टर हो जाएगा। अब क्या हमारा तरीका होता है, यहाँ पर p कोई पॉइंट ले लेते हैं। p वेक्टर को x y z मान लेते हैं। p वेक्टर को x y z मान लेते हैं। यही तो करते हैं, सही है ना? हाँ सर। अब क्या स्टेप होगा बताओ? शुभम बिरादर तुम बताओ क्या होगा स्टेप आगे का? कैसे इक्वेशन हम फॉर्म कर पाएंगे? बोलो। इसको नोट कर लिया है, इस पार्ट को, ये जो मैंने बताया ये नोट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, ए बी वेक्टर निकालो। सर ए बी वेक्टर निकाल लोगे? ए बी वेक्टर निकाल लोगे ना? ठीक। अब इस ए बी वेक्टर को मूव कर दो ऊपर की ओर। यहाँ पर ये वेक्टर ए बी हो जाएगा। मूव कर दिया ऊपर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वेक्टर तो ऊपर मूव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये वेक्टर जो देख रहे हो, ये वेक्टर आपका ए बी वेक्टर है। ए बी, ये वेक्टर ए बी वेक्टर हो गया। हमने इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा क्लियर है सबको? और एक वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए बी क्रॉस एम वेक्टर कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? एन वेक्टर मिल जाएगा। ए बी क्रॉस एम करेंगे तो एन वेक्टर मिल जाएगा। अब एन वेक्टर जैसे ही मिल गया, क्रॉस किया तो ये एन वेक्टर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर 0 कर लो। हो गया तुम्हारा। फिर से यू एबल टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। एन वेक्टर मिलने के बाद हमारा मतलब सेकंड वाला यूज कर सकते हैं ना? वैसे ही यस, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, इसमें ए बी वेक्टर सबसे पहले तो ए बी वेक्टर कितना आया? ये आया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। ठीक है ना? ए बी वेक्टर आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट, अगर ए बी वेक्टर तुम निकाल चुके हो और एम वेक्टर तुम्हें पता है तो ए बी क्रॉस एम निकाल लोगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड हुआ। दिस इज स्टेप बाय स्टेप मेथड। अब जरा देखो, अगर हम एन की वैल्यू पुट कर दें
n की वैल्यू पुट करते हैं। n कितना है ये है ना, तो पुट करो AP वेक्टर डॉट AB क्रॉस m हो गया, ये 0 हो गया। ये क्या है, ये क्या है, कोई बता सकते हो ये क्या है? स्क्रीन ऑफ हो गई आपकी सर। स्क्रीन ऑफ हो गया। अच्छा बैटरी डिस्चार्ज हो गया क्या? हाँ बैटरी डिस्चार्ज हो गया। स्केलर ट्रिपल ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहीं पे स्टॉप करते हैं फिर। AP AB M ये 0 हो गया, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे, अभी यहीं स्टॉप करते हैं। 1 मिनट रुको सर, वो लिखना है। सर अगर कोई एक ही वेक्टर, मतलब अगर सिर्फ ए लिया हाँ और वेक्टर बदलना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बदल सकते हो। मतलब एपी निकाला हमने और उसका एम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो AP का किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया? M के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन होगा ना, रो को कॉलम, कॉलम को रो इधर उधर चेंज करने से कुछ होता नहीं है, फिर भी कर पाओगे। AP क्रॉस M करना चाहो तो भी चलेगा, बट बेटर है कि वो वेक्टर पहले से स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, अगर AB तुम्हें A और B दोनों पता है तो बेटर है पहले AB निकाल लो, है ना। AP भी हाँ, कर सर। सकते हो, AP के साथ भी क्रॉस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर। अगर वो करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, AP फिर BP फिर M। ये करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 0 हो सकता है, सबसे रिजल्ट सेम ही आएगा। नोट किया? एंड करें क्लास को? हाँ सर हो ओके गया ना। हाँ सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।